हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 13 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 12 का लिंक मिल जाएगा। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम सारी ही पीडीएफ आपके साथ शेयर करते हैं हमारे चैनल पर जो भी वीडियोज आती हैं उनकी। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप इसे देख लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, India has recently launched a campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council for 2028-2029 term. What is the theme of the campaign? So recently इंडिया ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, किस चीज के लिए? इलेक्शन एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो आपका 2028-29 का टर्म है उसमें इलेक्ट होने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया था इंडिया ने। और इंडिया का मेन एम क्या है? मेन एम इंडिया का रहता है शांति, पीसफुल। ठीक है, पीस जो है वो इंडिया का मेन एम रहता है, और पीस ही, दैट इज शांति ही, इन्होंने जो है एज अ कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिंग हॉलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो इंडिया को क्या चाहिए? शांति चाहिए, और शांति कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया है, ऐसा आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। तो ये जो कैंपेन था, इट इज लॉन्च बाय आर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे हैं, डॉक्टर एस जयशंकर जी। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था कैंपेन? यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए में। और इसका थीम था शांति, सिक्योरिंग हॉलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। राइट, ये फोकस करता है कैंपेन on the India's commitment to global peace, security, equitable development and reformed multilateralism। ठीक है, प्रायोरिटी एरियाज यहाँ पे रहेंगे काउंटर करना टेरर फाइनेंसिंग को, स्ट्रेंथन करना मैरिटाइम सिक्योरिटी को, एंड प्रमोट करना रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब इलेक्शन होंगे कब? ये अगले साल जून 2027 में होंगे, और इंडिया जो है कंपीट करेगा यहाँ पे अगेंस्ट तजिकिस्तान। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, एशिया पैसिफिक ग्रुप में सिंगल सीट के लिए इंडिया किसके साथ कंपीट कर रहा है? तो तजिकिस्तान के साथ। ठीक है, नाउ इंडिया जो है आपका कई बार नॉन परमानेंट मेंबर बना है यहाँ पे, जैसे 1950-51 के टर्म के लिए, 1967 से 68, 72 से 73, 1977 से 78 के बीच में, 84 से 85, 91 से 92, फिर 2011 से 12, एंड आपका 2021 से 22। ठीक है, तो 8 टर्म जो है ऑलरेडी इंडिया यहाँ पे सर्व कर चुका है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। राइट, अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो इसका मेन काम क्या रहता है? ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें टोटल 15 मेंबर्स आपके होते हैं। इसके 5 आपके परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, जैसे चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, ये इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर यहाँ पे आपके इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा फॉर 2 ईयर्स टर्म। ठीक है, 2 साल के लिए ये इनको यहाँ पे इलेक्ट करता है। और इस बार 2026 में, जून 2026 में, अभी ऑस्ट्रिया, आपका किर्गिस्तान, पोर्टुगल, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो एंड जिम्बाब्वे, इनको एज अ नॉन परमानेंट मेंबर 2027-28 टर्म के लिए यहाँ पे जो है सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, इलेक्ट किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग जो बेसिकली कनाडा बेस्ड फर्म है, it will acquire dash % stake in IDBI Limited। So Fairfax Financial Holding जो है, इन्होंने बोला है ये आपका 60.72% के मेजोरिटी स्टेक जो है वो एक्वायर करेंगे IDBI बैंक में। ठीक है, एंड इसके लिए अभी अप्रूवल बाकी है। ठीक है, किसका अप्रूवल यहाँ पे लगता है? CCI का, RBI का एंड SEBI का। ठीक है, तो ये अप्रूवल अभी फाइनल नहीं हुआ है, बट इन्होंने बोला है ये एक्वायर करेंगे मेजॉरिटी स्टेक 60.72% के IDBI बैंक में। और ये जो स्टेक्स हैं ये एक्वायर करेंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आपके LIC द्वारा। ठीक है, LIC एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्टेक्स होंगे वो एक्वायर करेंगे, और ये जो डील है वो आपकी होगी 52,932 करोड़ की। एंड अगर ये अप्रूवल फाइनल हो जाता है तो ये लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बन जाएगा आपका इन एन इंडियन बैंक। ठीक है,
इसके अलावा बात करते हैं आईडीबीआई बैंक की। इसके करंट एमडी एंड सीईओ है राकेश शर्मा। इसे 1964 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। एंड टैगलाइन आपकी है आईडीबीआई बैंक की, बैंक ऐसा दोस्त जैसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केटप्लेस अपॉइंटेड वेटरन एक्टर अमिताभ बच्चन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन परिवार सबसे पहले, फैमिली कम्स फर्स्ट। सो रिसेंटली जो पॉलिसी बाजार है, पॉलिसी बाजार ने अमिताभ बच्चन जी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द कैंपेन परिवार सबसे पहले जो है इसके लिए अपॉइंट किया है। ठीक है। एंड यहाँ पे जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम क्या है, परिवार सबसे पहले कैंपेन का मेन एम क्या है, हम एनकरेज करें इंडियन फैमिलीज को कि वो हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान जो है वो परचेज करें। ठीक है, विदाउट डिलेइंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन डिसीजन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज सॉर्न इन एज द 20th प्राइम मिनिस्टर ऑफ लिथुएनिया। तो लिथुएनिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये शख्स जिनका नाम आपका है मिंदोगोस सिनकेविशियस। ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, शायद सही नहीं हो, मतलब हो सकता है गलत हो। एंड यहाँ पे इन्होंने सक्सीड किया है इंगा रेगिनियन जो है उनको इन्होंने सक्सीड किया है, जिनका जो बेसिकली जिन्होंने रिजाइन दिया है या स्टेप डाउन जो हुए हैं 14 जुलाई 2026 को। ठीक है। अब लिथुआनिया की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है आपके गीतानास नौसीदा। कैपिटल इसकी आपकी है विलिनस, करेंसी है यूरो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु रिसीव द भारत सम्मान 2026 इन रिकॉग्निशन ऑफ अ लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन टू विमेन्स एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ग्रास रूट सोशल डेवलपमेंट। सो इनमें से कौन सी आपकी महिला है जिन्हें भारत सम्मान से नवाजा गया है? ठीक है, इनके कंट्रीब्यूशन के लिए विमेन एम्पावरमेंट में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में एंड ग्रास रूट सोशल डेवलपमेंट में। सो इट इज रिसीव्ड बाय दी डॉक्टर नंदिनी आजाद। ठीक है, इनका नाम है डॉक्टर नंदिनी आजाद, जो करंटली प्रेसिडेंट है वर्किंग विमेन्स फोरम इंडिया की एंड आपके इंडियन कोऑपरेटिव नेटवर्क फॉर विमेन की। ठीक है। अब ये जो इवेंट है, मतलब जो ये आपका सम्मान देने का जो इवेंट था वो देहरादून उत्तराखंड में हुआ था एंड दैट इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट इन एसोसिएशन विद इकोनॉमिक ग्रोथ फाउंडेशन। ओके। नाउ भारत सम्मान की बात करते हैं। भारत सम्मान नेशनल ऑनर है जो प्रेजेंट जो ऐसे लोगों को दिया जाता है, ऐसे लोगों को प्रेजेंट किया जाता है जो बेसिकली अपने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन देते हैं इन द फील्ड ऑफ नेशनल बिल्डिंग, सोशल डेवलपमेंट, पब्लिक सर्विस, एजुकेशन एंड हेल्थ, कल्चर एंड विमेंस एम्पावरमेंट में। तो इन फील्ड में उनका अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से उन्हें भारत सम्मान दिया जाता है। ठीक है। और 2026 का भारत सम्मान दिया गया है डॉक्टर नंदिनी आजाद को। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया भाषिनी भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया डिवीजन recently signed a MOU with which bank to advance multilingual AI for inclusive banking। तो डिजिटल इंडिया भाषिनी जो है, भाषिनी डिवीजन जो है, इसने रिसेंटली आपके पंजाब नेशनल बैंक जो है इसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है एडवांस करने के लिए मल्टीलिंगुअल एआई को फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फॉर इंक्लूसिव बैंकिंग। ठीक है। अब ये जो अग्रीमेंट है, ये जो एमओयू है, ये साइन हुआ था बिटवीन अमिताभ नाग जो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के, एंड आतिश कुमार रोड जो आपके चीफ जनरल मैनेजर हैं एंड डिजिटल बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन डिवीजन के। ठीक है, पीएनबी में। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ हु इज द करंट एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी। ठीक है, और पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन कंपनी एंटर्ड इनटू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद द गूगल क्लाउड टू एडवांस सिक्योर एंड मिशन रेडी एआई सॉल्यूशन फॉर इंडिया। सो इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है आपकी गूगल क्लाउड के साथ, किसके लिए? एडवांस करने के लिए सिक्योर एंड मिशन रेडी एआई सॉल्यूशंस को इंडिया के लिए, फॉर इंडिया। ठीक है। सो इट इज योर पाईलैब। ठीक है, कौन सी आपकी कंपनी है? इट इज पाईलैब। ये इंडियन साइबर फॉरेंसिक साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस कंपनी है जो डेवलप करती है सोवरन एआई सॉल्यूशंस को फॉर सिक्योरिटी, डिजिटल गवर्नेंस एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है India's first artificial intelligence integrated vertical university campus was recently inaugurated in which university? So एक यूनिवर्सिटी है आपके चेन्नई की।
ठीक है, जिसमें इंडिया का पहला AI इंटीग्रेटेड वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस जो है वो आपका इनॉग्रेट किया गया है, एंड इट इज़ योर वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज़। ठीक है, ये चेन्नई की आपकी यूनिवर्सिटी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, एंड इसमें आपका जो है इनॉग्रेशन हुआ था इंडिया के पहले AI इंटीग्रेटेड वर्टिकल यूनिवर्सिटी का। ये न्यूली इंटीग्रेटेड कैंपस है जो फीचर करेगा इंडस्ट्री एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पार्टनरशिप विद इंटेल उन्नति, TCS आयन, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल एकेडमी, एंड ये जो आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होंगे, दे विल गिव स्टूडेंट्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन AI, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजीज में बेसिकली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इनको बच्चों को जो है दिया जाएगा यहाँ पे। नाउ अब ये जो आपका कैंपस इनॉग्रेट हुआ था, ठीक है, इसे इनॉग्रेट किया गया था श्रीधर वेम्बू, जो चीफ साइंटिस्ट एंड को फाउंडर है जोहो कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के, इनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था। एंड इस इवेंट में प्रेजेंट थे आपके इस यूनिवर्सिटी के चांसलर, फाउंडर एंड चांसलर डॉक्टर इशारी के गणेश एंड डॉक्टर प्रीता गणेश, जो वाइस प्रेसिडेंट है आपकी वेल्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की। ठीक है, इसके अलावा इस इवेंट में एक MOU साइन हुआ था, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक अग्रीमेंट साइन हुआ था इस यूनिवर्सिटी का, विस्टास का, विद एस्पेन होल्डिंग LLC ग्रुप एंड MH कॉकपिट के साथ स्टैब्लिश करने के लिए फ्लाइंग स्कूल इन दी UAE। ठीक है, ये फॉस्टर करेगा कोलैबोरेशन इन एविएशन, एजुकेशन, पायलट ट्रेनिंग, फैकल्टी एक्सचेंज, इंटर्नशिप, स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड इंटरनेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच कंपनी रिसीव द टेक्निकल अप्रूवल फ्रॉम द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस टू डिप्लॉय द लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन ऑफ अराउंड 1600 सैटेलाइट्स। तो रिसेंटली रिलायंस जियो जो आपका है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम, इसको अभी जो है अप्रूवल मिला है इन स्पेस का, ये डिप्लॉय कर सकते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन अराउंड 1600 सैटेलाइट्स का। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। अब रिलायंस जियो का प्लान है, ये 4.5 से 5 TBS जो है टेराबाइट पर सेकेंड सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन जो है, ये बेसिकली प्लान कर रहे हैं विद अ 2022 इंडियन ग्राउंड स्टेशन डिलीवरिंग सुपीरियर कैपेसिटी ओवर एग्जिस्टिंग सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे मतलब ये रिलायंस जियो का प्लान है 4.5 से 5 टेराबिट्स पर सेकेंड सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन, ये आपका यहाँ पे प्लान कर रहे हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एट द 17th एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 जो आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी, विच इंडियन स्टेट वॉज ऑनर्ड विद द एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 फॉर इट्स परफॉर्मेंस इन हॉर्टिकल्चर। तो 17वां एडिशन आपका हुआ था एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव का, 2026 का कॉन्क्लेव था, न्यू दिल्ली में हुआ था। एंड इस इवेंट पे गुजरात जो है, ठीक है, गुजरात को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड दिया गया है 2026 का, इनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा नोट करना है, गुजरात जो है, गुजरात ने सिक्योर किया था एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड फॉर बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट इन द ईयर 2009, 14 एंड 2018, एंड गुजरात को एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए ऑनर किया गया था एनिमल हस्बेंड्री में इन द ईयर 2019, एंड 2026 में इनको जो है एग्रीकल्चर लीडरशिप का अवार्ड मिला है फिर से। ठीक है, इसके अलावा ये जो अवार्ड था इसे प्रेजेंट किया था यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के जो मिनिस्टर हैं, एंड इट इज रिसीव्ड बाय द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ गुजरात जीतू वाघेनी। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत आपकी 2008 में की गई थी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन, इनके रिकमेंडेशन पे इसकी शुरुआत की गई थी नेशनल एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, रेलवेज ने रिसेंटली 8 और जो है रिफॉर्म्स यहाँ पे ऐड किए हैं अंडर द रिफॉर्म एक्सप्रेस। किस चीज़ के लिए? मॉडर्नाइज करने के लिए फ्राइट्स ऑपरेशंस। बेसिकली हमारी जो इंडियन रेलवे है, इन्होंने टारगेट रखा है कि इम्प्लीमेंट करेंगे 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक। ठीक है, किस चीज़ के लिए? एनहांस करने के लिए एफिशिएंसी, प्रमोट करने के लिए इनोवेशन, स्ट्रेंथन करने के लिए रेलवे इकोसिस्टम। ओके, अब यहाँ पे जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं 8 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अंडर दिस रिफॉर्म एक्सप्रेस। ठीक है, टोटल यहाँ पे 17 रिफॉर्म्स यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है,
करने कितने 52 करने हैं और उनमें से 17 आपके यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, अब कौन कौन से नए यहाँ पे ऐड हुए हैं? फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्टेशन, जो इंडियन रेलवेज है ये फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्ट करती है, और क्योंकि आपका जो रेल का डिब्बा होता है वो खुला होता है तो उसमें जो है इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे प्रॉब्लम देखी जा रही है कि इंडिया जो है जनरेट करता है 300 340 मिलियन टन्स ऑफ फ्लाई ऐश एनुअली, और इसमें से नियरली 96 मिलियन टन्स जो है वो यूटिलाइज की जाती है सीमेंट इंडस्ट्री द्वारा। एंड इस साल आपका मतलब फाइनेंशियल ईयर 2000 इस साल नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इंडियन रेलवेज ने ट्रांसपोर्ट किया था 13 मिलियन टन्स, दैट इज 4% ऑफ द टोटल फ्लाई ऐश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि रिफॉर्म क्या है कि यहाँ पे यूज किए जाएंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज ISO स्टैंडर्ड, जिसमें क्लोज कंटेनर्स की बात की गई है कि क्लोज कंटेनर्स यहाँ पे यूज किए जाएं, टॉप लोडिंग लूप्स हो, हाइड्रोलिक रीच स्टैकर्स आपके हो, ताकि क्लीनर डस्ट फ्री ट्रांसपोर्ट जो है किया जा सके टू दी सीमेंट प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंटेनर सेक्टर रिफॉर्म। यहाँ पे क्या बोला है कि 4 कैटेगरी बेसिकली आपकी होती हैं, 1 से 4, 1 2 3 4 ऐसे 4 कैटेगरीज हैं रूट सिस्टम की, जहाँ पे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर जो है वो सेपरेट फीस उनको देनी पड़ती है, मतलब हर कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस उन्हें देनी पड़ती है। जैसे 50 करोड़ है फॉर कैटेगरी 1 एंड ₹10 करोड़ है फॉर अदर कैटेगरीज अलॉन्ग विद द रूट स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंड वेरिड रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। तो ये सारी चीज़ें इनको फेस करनी पड़ती हैं। तो अब यहाँ पे रिफॉर्म क्या हुआ है कि इंडियन रेलवेज ने यहाँ पे 4 कैटेगरीज को हटा दिया है। ठीक है, इन्होंने 4 कैटेगरी रूट रिस्ट्रिक्शन जो है उसको एक सिंगल पैन इंडिया लाइसेंस में आपका कर दिया, मतलब 4 की जगह अब एक ही चीज होगी और यूनिफॉर्म फीस यहाँ पे देनी होगी 25 करोड़ की। ठीक है, और यहाँ पे ये लाइसेंस आपका वैलिड रहेगा 20 ईयर्स के लिए, और आप इसे बाद में एक्सटेंशन इसका कर सकते हैं। ठीक है, फ्री एक्सटेंशन ये आपका होगा। नेक्स्ट रिफॉर्म है फर्टिलाइजर ट्रांसपोर्टेशन। तो इंडियन रेलवेज जो है हैंडल करता है 85% ऑफ इंडियाज फर्टिलाइजर ट्रांसपोर्ट एंड फेस्ड ऑपरेशनल चैलेंजेस। अब क्या ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं? जैसे आप यहाँ पे लगाओ कि अलग अलग जगह के लिए यहाँ पे जैसे मेरे को 1 किलोमीटर जाना है, ठीक है, और मेरे को जो है ऐसे ही 50 किलोमीटर जाना है, तो अलग अलग यहाँ पे फ्राइट स्लैब बनाए गए हैं। ठीक है, मतलब फीस जो है वो अलग अलग यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, 50 फ्राइट स्लैब्स रिग्स डिटेन्ड अंटिल दी फुल लोडिंग। मतलब यहाँ पे जैसे क्या होता है कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है आपके, जिनको फर्टिलाइजर बेसिकली वो जब भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इंडियन रेलवे से, तो जहाँ पे पॉइंट आएगा वो आपका जो है मतलब डब्बा है वहाँ पे रोकेगा, राइट, और जब तक वो पूरा खाली नहीं होगा तो कोई भी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे आए होंगे, ठीक है, तो वो तब तक वहां से नहीं हिल पाते जब तक अनलोडिंग पूरी कंप्लीट नहीं होती, चाहे वो 2 घंटे में हो, 3 घंटे में हो या 4 घंटे में हो। ठीक है, तो जिसका काम हो गया वो भी यहाँ पे लटका रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिफॉर्म क्या आया है कि एक तो चार्जेस यहाँ पे जो है पर टन पर किलोमीटर चार्जेस यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए गए हैं। ठीक है, एंड फेज अनलोडिंग यहाँ पे होगी वाया कंटेनर्स, मतलब जिसको जितना कंटेनर चाहिए वो लेके अपना चलेगा, चाहे उसका 1 घंटे में काम हो गया तो वो 1 घंटे में निकल जाएगा, दूसरा वाला आपका जो है सेकेंड जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसका 2 घंटे में हो रहा है तो 2 घंटे में वो चला जाएगा काम करके। ऐसा नहीं है कि उसको सबके लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आती है पॉलिसी फॉर स्किलिंग आर्टिसन इन रेलवे प्रोजेक्ट एंड वर्क्स। तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखी जा रही थी, जो रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे ब्रिजेस हो गए, टनल हो गए, आपके ट्रैक्स, स्टेशंस, इनको बनाने के लिए रिक्वायर्ड आपके मतलब स्किल्ड वर्कर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। बट यहाँ पे कैसे पता लगाया जाए कि कौन स्किल्ड है कौन नहीं है? ठीक है, सो यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था सर्टिफाई करने के लिए वर्कर्स के स्किल को। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको डिफिकल्टी होती थी वेरीफाई करने के लिए जो वर्कर है वो जेन्युइनली स्किल्ड है कि नहीं, ठीक है, वो काम का बंदा है कि नहीं, तो ये पहचानने में उनको दिक्कत होती थी। तो यहाँ पे एक स्किल सर्टिफिकेशन पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है। इस पॉलिसी के तहत जो वर्कर्स हैं दे विल टेक स्किल असेसमेंट कंडक्टेड बाय द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, एंड जिन्होंने जो इस एग्जाम को पास करेंगे, इस असेसमेंट को पास करेंगे, उनको QR कोड इनेबल्ड सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एंड ये सर्टिफिकेट आपका लिंक्ड होगा टू दी लाइव डिजिटल डेटाबेस, और जो अलाउ करेगा एम्प्लॉयज को कि वो वेरीफाई कर सकते हैं इंस्टेंटली कि कौन आपका अच्छा पर्सन है कि नहीं है। ठीक है,
नाउ यहाँ पे क्या बोले, जो पॉलिसी है इट विल फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड फॉर दी कॉम्प्लेक्स ब्रिज प्रोजेक्ट्स, जो कॉम्प्लेक्स ब्रिज प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए इम्प्लीमेंट की जाएगी, फिर टनल प्रोजेक्ट्स के लिए, और फिर आपके सारे ऑल जोनल रेलवेज के लिए आपकी इम्प्लीमेंट की जाएगी विद इन 2 years। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन रिफॉर्म्स। जो गवर्नमेंट है इन्होंने स्ट्रेंथन किए हैं रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट रूल्स टू एंश्योर ओनली फाइनेंशियल साउंड एंड रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर्स अंडरटेक द प्रोजेक्ट्स। मतलब जो रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं उनके कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे सही मतलब सही कॉन्ट्रैक्टर को ही जो है काम दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर है इनको डिपॉजिट करना होगा एंटायर 10% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, देन जो कंपनी है ये बिड नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बिड नहीं कर सकता अगर उसकी जो वैल्यू ऑफ इट्स पेंडिंग लिटिगेशन जो है वो एक्सीड करती है 50% ऑफ इट्स नेटवर्थ। ठीक है, तो ये कंडीशंस यहाँ पे इम्पोज की गई हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर जो होगा दे मस्ट ऑब्टेन ऑल रिस्क इंश्योरेंस। ठीक है, ये कवर करेगा रिस्क जैसे फायर, फ्लड, एक्सीडेंट, थेफ्ट एंड नेचुरल डिजास्टर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। अगर कुछ हादसा होता है तो उसके लिए ऑल रिस्क इंश्योरेंस होना चाहिए। दूसरा, प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस यहाँ पे होना चाहिए जो प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट द लॉसेस कॉज्ड बाय द डिजाइन एरर, इंजीनियरिंग मिस्टेक्स और प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट रिफॉर्म आता है पॉलिसी फॉर वेगन डिजाइन अप्रूवल। तो यहाँ पे पहले क्या होता था, मोस्ट जो रेलवे वैगन डिजाइन है ये डेवलप किए जाते थे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी उनको लिमिटेड फ्रीडम था डेवलप करने के लिए ये स्पेशलाइज वेगन्स को। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे वेगन डिजाइन पॉलिसी आपकी जो है लाई गई है जो फुली लिबरलाइज करती है प्राइवेट कंपनीज को। बेसिकली मतलब जो ये पहला आपका काम था उसको फुली लिबरलाइज करती है। बेसिकली यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज जो है ये अब डिजाइन कर पाएंगे इंडियन रेलवेज के आपके स्पेशलाइज्ड वेगन्स को। ठीक है, कस्टमाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड रेलवे वेगन्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्गो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग ओनली डिजाइनर, जो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये अब एज अ एडवाइजरी रेगुलेटर यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, एंड इट विल ओवरसी दी 5-stage अप्रूवल प्रोसेस जिसमें डिजाइन गाइडेंस है, प्रोटोटाइप वैलिडेशन है, डायनेमिक टेस्टिंग है, सेफ्टी सर्टिफिकेशन बाय द चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी एंड फाइनल अप्रूवल बाय द रेलवे बोर्ड बिफोर कमर्शियल यूज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा नेक्स्ट रिफॉर्म यहाँ पे है रिगार्डिंग दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन। पहले इंडियन रेलवेज ओन करती थी ऑलमोस्ट ऑल पेट्रोलियम टैंक वेगन्स को, बट यहाँ पे ऑयल कंपनीज जो है इनके पास जैसे भी हमने पढ़ा था प्राइवेट वालों को लिमिटेड एक्सेस था वेगन्स बनाने के लिए, वैसे यहाँ पे भी ऑयल कंपनीज जो है उनको लिमिटेड कंट्रोल था ओवर द ट्रांसपोर्टेशन। राइट, सो दे कुड नॉट इजीली यूज वेगन स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर देयर प्रोडक्ट्स। सो ये आपका स्केड्यूलिंग इशू और ट्रांजिट लॉस को जो है जन्म देता था। नाउ अब क्या हो गया है कि ऑयल कंपनीज जो है, ऑयल कंपनीज एंड रिफाइनरी, दे कैन बाय और लीज देयर ओन पेट्रोलियम टैंक वेगन्स। ठीक है, एंड दे कैन मैनेज देयर ओन वेगन फ्लीट बाय रेलवे लाइन्स। नाउ नेक्स्ट आता है आपका फूड ग्रेन्स, फ्लोर एंड पल्सेस ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो आपका है फूड ग्रेन, फ्लोर एंड पल्सेस का, इसको थोड़ा मॉडर्नाइज किया गया है। इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं, जैसे कंटेनर बेस्ड ट्रांसपोर्ट जो है ये बेसिकली बल्क एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जो हैं दे विल नाउ बी ट्रांसपोर्टेड इन अ टैम्पर एविडेंट कंटेनर। ठीक है, मेकिंग अनऑथराइज्ड ओपनिंग इजी एंड ओपनिंग इजीली डिटेक्टेबल। राइट, वेदर प्रूफ कंटेनर होंगे जो प्रोटेक्ट करेंगे रेन से, मॉइस्चर से एंड डस्ट से, एंड दिस विल रिड्यूस थेफ्ट, पिलफेरेज एंड स्पॉइलेज। राइट, सिंप्लीफाई किया गया है फ्राइट चार्जेस को। पहले स्लैब बेस्ड फ्राइट सिस्टम आपके होते थे। ठीक है, इसको रिप्लेस किया गया है पर टन पर किलोमीटर प्राइसिंग मॉडल से। जैसे अभी हमने पहले वाला पढ़ा था आपका जहाँ पे 50 स्लैब्स आपके होते थे। ठीक है, एंड फर्टिलाइजर वाले में पढ़ा था जो हमने। ठीक है, यहाँ पे भी चेंजेस आपका किया गया है, सेम पर टन पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस अब यहाँ पे लिए जाएंगे। ठीक है, दिस मेक फ्राइट कैलकुलेशन सिंपलर, मोर ट्रांसपेरेंट एंड मोर एफिशिएंट। इसके अलावा फेस्ड अनलोडिंग, यहाँ पे जो कंटेनर्स है दे कैन नाउ बी अनलोडेड ग्रेजुअली ऑन द ग्रेजुअल बेसिस ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड डिमांड, स्टोरेज अवेलेबिलिटी एंड लिफ्टिंग कैपेसिटी। देयर इज नो नीड टू वेट फॉर एंटायर रेक टू बी अनलोडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन बिगिंस। तो ये सारे आपके रिफॉर्म्स थे। इसके साथ ही एक और चीज़ है, रिसेंटली अश्विनी वैष्णव जो है इन्होंने अनाउंस किया था रेल भूमि पोर्टल फॉर लैंड एक्विजिशन, एंड इट इज डेवलप्ड बाय द सेंट्रल
सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड ये मैनेज करेगा एंड टू एंड लैंड एक्विजिशन फॉर रेलवे प्रोजेक्ट्स, राइट। इसमें इंटीग्रेट किया गया है आपका इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सिस्टम फॉर मैनेजमेंट को, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट अप्रूवल सिस्टम को, एंड आपका HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को, ठीक है। इट विल इनेबल सीमलेस डेटा एक्सचेंज, ऑनलाइन अप्रूवल्स, एफिशिएंट वर्कफ्लो एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये आपका करेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज़ है, हमारी जो इंडियन प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया था आपका सौश्रुतम 2026 जो 3-day इंटरनेशनल सेमिनार था ऑन दी आयुर्वेदिक सर्जरी, ठीक है। ये 3 दिन का आपका सेमिनार था जो कहाँ पे हुआ था, ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, ठीक है। एंड इट वाज हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ सुश्रुता जयंती, जो ऑनर देता है सुश्रुता द फादर ऑफ सर्जरी को, ठीक है। अब ये आपका 15 से 17 जो है 15 से 17 जुलाई को ये आपका हुआ था, एंड इट इज होस्टेड बाय द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, राइट। यहाँ पे आपके फॉरेन कंट्री से, अब्रॉड से और इंडिया के जो हैं सर्जन्स, एकेडमिशियन एंड रिसर्चर्स यहाँ पे आए थे, एंड ये जो इवेंट था ये फोकस करता है ऑन द एडवांसेस इन आयुर्वेदिक सर्जरी एंड इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर में, ठीक है। यहाँ पे एक्सपर्ट्स आपके आए थे 9 कंट्रीज से जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नेशन इंक्लूडेड योर थाईलैंड, इजराइल, ऑस्ट्रिया, यूके एंड ऐसे ही आपके अदर कंट्रीज से भी यहाँ पे जो है पार्टिसिपेंट्स देखने को मिले थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेमिनार हुआ था इसमें क्या क्या सेशंस कवर्ड थे, आपका शल्य तंत्र आयुर्वेदिक सर्जरी, आपका शत्र सूत्र मेडिकेटेड थ्रेड थेरेपी, अग्निकर्मा थेरेप्यूटिक कॉटराइजेशन, इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें आपकी ये सेशंस जो हैं यहाँ पे कवर किए गए थे। इसके अलावा शी इनॉग्रेटेड दी AI इनेबल्ड 3 टेस्ला हाई फील्ड MRI एट दी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, एंड इन्होंने रिलीज किया था नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्टडी ऑन अ प्रोफेशनल करियर्स ऑन दी प्रोफेशनल करियर्स ऑफ द विमेन आयुर्वेदा ग्रेजुएट, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्जुन राम मेघवाल जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के जो आपके मिनिस्टर हैं, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया था इलेक्ट्रॉनिक विधि संहिता प्रकाशन पोर्टल। इलेक्ट्रॉनिक विधि संहिता प्रकाशन पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो हमें प्रोवाइड करेगा इजी एक्सेस टू लीगल बुक्स, पब्लिकेशन, एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। और ये आपका इनॉग्रेट किया गया था कर्तव्य भवन 2 इन न्यू दिल्ली, ठीक है। ये जो पोर्टल है ये हमें प्रोवाइड करेगा सीमलेस डिजिटल एक्सेस टू पब्लिकेशंस ऑफ विधि संहिता प्रकाशन, एंड इसके लिए पोर्टल यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी वेबसाइट है www.vsp.gov.in, ये भी आपका यहाँ पे होस्ट किया गया था, ठीक है। नाउ जो ये यहाँ पे क्या बोला है, जो लीगल पब्लिकेशन है ये डेवलप की गई है इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एंड ऑफिशियल लैंग्वेज विंग टू प्रोवाइड कंटेंट इन हिंदी में प्रोवाइड करने के लिए ये आपकी मतलब यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया था NIC एंड ऑफिशियल लैंग्वेज विंग के साथ। और VSP की बात करें तो ये आपका विंग है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, जो स्टैब्लिश किया गया था 1968 में फॉलोइंग दी हिंदी एडवाइजरी कमेटी रिकमेंडेशन। इनके रिकमेंडेशन पे ये आपका जो है स्टैब्लिश किया गया था प्रमोट करने के लिए हिंदी को एज अ लीगल इन दी लीगल मैटर्स, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।